हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ वेंटिलेशन और वेंटिलेटर में जो वेंटिलेटर होता है उसकी इमेज भी इस वीडियो में ऐड कर देंगे। और वेंटिलेटर में कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं, कौन कौन सी सेटिंग से कैसे प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, कैसे वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं, रेस्पिरेशन रेट कितना रखते हैं, SpO2 कैसे मेजर करते हैं और कैसे रेगुलेट करते हैं, और FiO2 क्या होता है, पीप क्या होता है, और PIP क्या होता है, PEEP क्या होता है, और PP क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन पढ़ लिए हैं, मतलब टाइप्स में जैसे पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, फिर इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव, ET ट्यूब के थ्रू कौन सा होगा और TT ट्यूब के थ्रू कौन सा होगा, फिर बाई पाइप, सी पाइप, ये सब इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं। जिसने नहीं देखा है जाके देख सकता है, पहले वो फिर ये, या फिर पहले ये फिर वो। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मोड है CMV मोड, फिर AC मोड, फिर SIMV मोड। CMV मोड का मतलब होता है कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन। कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि इसमें ऑल ओवर कंट्रोल जो होगा वेंटिलेटर का होगा। अगर किसी डेथ पेशेंट को भी वेंटिलेटर लगा दो तब भी यही लगेगा कि हाँ पेशेंट जिंदा ही है। अगर डेथ कर गया पेशेंट उसके बाद भी उसको लगा दो तब भी वो तुमको एज ए लाइव ह्यूमन बीइंग सांस लेता दिखेगा, तुमको लगेगा जिंदा है, क्योंकि पूरा कंट्रोल इसमें वेंटिलेटर का होता है। जब कहीं केस सुने होंगे कि हाँ मरे पेशेंट को वेंटिलेटर लगा के दिखाते हैं जिंदा, तो यही मोड होता है CMV मोड। अगला मोड होता है AC मोड। AC मोड का फुल फॉर्म होता है असिस्ट कंट्रोल। असिस्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज को असिस्ट करना, हल्का सा हेल्प करना और असिस्ट करना। असिस्ट का फुल फॉर्म होता है असिस्ट कंट्रोल। कहीं कहीं मैंडेटरी वेंटिलेशन पूरा लिखते हैं, कहीं नहीं तो अधिकतर AC मोड लिख देते हैं। फिर अगला है SIMV मोड। SIMV मोड का मतलब होता है सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। पहले वेंटिलेशन क्या करेगा, सिंक्रोनाइज्ड करेगा। उसके बाद में वेंटिलेशन मैंडेटरी है कि अगर जैसे मान लो पेशेंट सांस ले रहा है, उसने मान लो 4 ब्रीथ ली, फिर 5th ब्रीथ को अब्सेंट कर रहा है, टाइम लग रहा है, तो 5वीं ब्रीथ वेंटिलेटर दे देगा। फिर 6, 7, 8, फिर थोड़ी ब्रीथ पेशेंट ने ली, तो जहाँ पे पेशेंट ब्रीथ नहीं ले पाएगा वहाँ पे वेंटिलेटर देगा, वो होता है SIMV मोड। CMV में पूरा कंट्रोल वेंटिलेशन का होता है। और वेंटिलेटर में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम। तो प्रेशर वॉल्यूम में एक चीज हम लोग फिक्स कर सकते हैं, जितने मेडिकल स्टाफ होते हैं जितने भी, एक ही चीज फिक्स कर सकते हो। या तो फिर उसका प्रेशर फिक्स कर लो, जिसे लिखते हैं PIP बोलो, या फिर पीक बोलो। पीक प्रेशर में लिखते हैं PEAK, पीक वाला पीक प्रेशर लिखते हैं। पीक की नॉर्मल वैल्यू 20 to 30 CmH2O होती है। और जो पीक होता है लास्ट का मतलब कितने से कम रखना है, हाईएस्ट जो होगा वो 35 से नीचे ही होगा, 35 से बिलो। तब एक एक डिस्कस करेंगे। CMV क्या है, कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसमें वेंटिलेटर कंट्रोल एवरीथिंग, जो सब भी होगा वो वेंटिलेटर ही इसमें कंट्रोल करेगा। इसमें पेशेंट का थोड़ा सा भी एफर्ट कुछ भी नहीं होगा, कोई एफर्ट इसमें पेशेंट का नहीं होगा। और इसमें क्या है, मसल रिलैक्सेंट एंड सेडेटिव द पेशेंट। पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट दे दोगे तो जितने भी मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, वो भी रिलैक्स हो जाएंगी, तो वो वर्क नहीं करेंगी खुद से। जितना भी होगा वेंटिलेशन, जितना प्रेशर लगा के एयर देगा खींचेगा, पूरा वेंटिलेशन का वर्क होगा, तो कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसमें मसल रिलैक्सेंट और सेडेशन का यूज करते हैं। सेडेशन मतलब एनेस्थीसिया टाइप, प्रोपोफॉल बोल सकते हो। अगला है ड्रॉबैक। इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक में पेशेंट कैन नॉट एनी एफर्ट। इसमें जब मसल रिलैक्सेंट दे दोगे तो मसल क्या है, मसल वर्क नहीं करेंगी। जब रेस्पिरेटरी मान लो डायफ्राम जैसे है मेन मसल, रेस्पिरेटरी प्राइमरी मसल, तो अगर डायफ्राम वर्क ही नहीं करेगा तो पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा। वही लिखा है पेशेंट कैन नॉट एनी एफर्ट। आप ब्रीथिंग भी लिख सकते हो आगे, अगर नहीं समझ आ रहा है आप ब्रीथिंग। अगला है इसका बैरोट्रामा। बैरोट्रामा का मतलब होता है जो एल्वेलाई होती है। ट्रामा मतलब क्या होता है, कोई चीज का डैमेज होना, एक्सीडेंट होना। तो जब एल्वेलाई डैमेज होगी इस कंडीशन में क्या होगा, पूरा कंट्रोल वेंटिलेशन पे होगा। तो वेंटिलेटर अगर मान लो ज्यादा प्रेशर लगा दिया, जैसे मान लो तुमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया 500, टाइटल वॉल्यूम फिक्स कर दिया, अब वेंटिलेशन को 500 देना ही है, और पेशेंट कोई ब्रीथिंग में पेशेंट का कुछ है नहीं, रेस्पिरेटरी मसल भी रिलैक्सेंट दिया हुआ है, तो वेंटिलेशन क्या करेगा, प्रेशर को उतनी वॉल्यूम देने के लिए बढ़ाएगा। हो सकता है रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस हो, जो भी है, प्रेशर को जब बढ़ाएगा वो, तो उसकी वजह से एल्वेलाई डैमेज हो सकती है। वही लिखा है बैरोट्रामा। बैरोट्रामा का मतलब होता है एल्वेलाई डैमेज। अगला है एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन रिजल्ट इन डेथ। देखो इसमें पेशेंट का कोई ट्रिगर तो था नहीं कि पेशेंट सांस तो ले नहीं रहा है, तो कोई भी एफर्ट जब पेशेंट से नहीं होगा तो CMV ये सबसे सीरियस मोड होता है। और सबसे ज्यादा सीरियस कंडीशन में ये मोड यूज करते हैं। जैसे जैसे लिखा है, ये सबसे ज्यादा सीरियस में, फिर उससे थोड़ा कम सीरियस में, फिर उससे ये लास्ट में वीनिंग मोड होता है। इसके बाद वेंटिलेशन के 3 ही मेन है, उसके बाद स्पॉन्टेनियस भी लिखते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो इसमें एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन रिजल्ट इन डेथ। अगर मान लो जो एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन हो गया, जैसे वेंटिलेटर से दो निकलती है, एक होती है वेंटी सर्किट। वेंटी सर्किट होती है जो ईटी ट्यूब में जुड़ती है। वेंटी सर्किट जो वेंटिलेटर से ईटी ट्यूब तक आती है जो पाइप, उसे वेंटी सर्किट बोलते हैं। एक होती है बेन सर्किट। बेन सर्किट BAIN होती है। बेन सर्किट में होता है, बेन सर्किट में वेंटिलेशन से हटा देते हैं, लेकिन बेन सर्किट में वैसे ही पाइप होगी, सब कुछ होगा, उसको लगाएंगे ईटी ट्यूब में या फिर टीटी ट्यूब में। उसके बाद में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है बेन सर्किट में, वो हल्का सा ब्लू कलर टाइप का होता है, तो उसको हल्का सा ऐसे ऐसे देखोगे जैसे एम्बू बैग दबाते हैं, बस वैसा ही उसमें भी होता है, तो वो बेन सर्किट। इसमें वेंटी सर्किट और बेन सर्किट ये सभी वेंटिलेशन की मोड में यूज होती हैं। ये हो गया CMV। ये ऐसा मोड है अगर डेथ पेशेंट को भी लगा दो तो वो भी तुमको जिंदा लगेगा। ये असिस्ट कंट्रोल, ये इससे थोड़ा सा, इसमें पेशेंट सांस लेने की कोशिश करेगा, सांस ले नहीं पाएगा, लेकिन हाँ पेशेंट जो है इसे मसल रिलैक्सेंट नहीं दोगे और थोड़ा सा पेशेंट कोशिश करेगा सांस लेने की। ये क्या है, वेंटिलेटर असेस द पेशेंट्स लंग एंड गिव ब्रीथिंग व्हेन पेशेंट वांट टू ब्रीथ। इसमें वेंटिलेटर सबसे पहले क्या करेगा, पेशेंट के लंग्स को असेस करेगा। उसके बाद में जब पेशेंट की सांस लेने की इच्छा है, वैसे जैसे मान लो तुमने अब सांस लेने की इच्छा की, तो वेंटिलेटर ने पहले असेस किया कि हाँ तुम इनहेल करना चाहते हो, तो उतने टाइम पे इनहेल एक्सहेल कराता है। और तो ये जब इनहेल एक्सहेल अकॉर्डिंग टू पेशेंट के उसके हिसाब से, अगर पहले वेंटिलेशन असेस कर रहा है फिर दे रहा है, तो ये AC मोड। इसमें क्या था, सब कुछ इसमें मतलब रिलैक्सेशन दे तो अपने आप से वेंटिलेशन जो करेगा करेगा। और इसमें पेशेंट ट्रिगर ब्रीथिंग, ट्रिगर का मतलब होता है वांट, याद रखो कि मतलब हाँ पेशेंट कोशिश करता है। ट्राई, ट्रिगर को अगर नहीं याद रहना है तो ट्राई भी लिख लो, ट्रिगर की जगह पे ट्राई भी लिख सकते हो सिनोनिम्स के तरीके। सम एफर्ट्स बाय पेशेंट, इसमें कुछ एफर्ट्स होते हैं जो पेशेंट लगाता है सांस लेने के लिए, लिखा है ना वन पेशेंट लंग्स। तो वी कैन आल्सो सेट ए बैकअप रेट। बैकअप रेट का मतलब होता है, जैसे रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल कितना लिखते हो, 16 to 20 लिखते हो, 16 से 20 लिखते हो, लेकिन तुमको अधिकतर जो ज्यादा अच्छा तुमको अमाउंट में मिलेगा वो लिखा हुआ मिलेगा 12 से 20। अगर 12 से 20, 16 से 20 दोनों ऑप्शन पहले तो मिलेंगे नहीं, 12 से 20 और 16 से 20 दोनों ऑप्शन कभी, लेकिन मिले तो ये ज़्यादा सही है 12 से 20। क्योंकि जितने भी जिम वाले होते हैं, जितने भी ये रनिंग वनिंग जो लोग करते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, उनमें जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो रेट कम हो जाता है। रेस्पिरेशन रेट मतलब जैसे 12-14 चलेगा, लेकिन उनकी जो डेप्थ है रेस्पिरेशन की वो ज़्यादा होती है, इस वजह से उनका ये रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा कम होता है। तो इसमें भाई एक बैकअप रेट सेट कर सकते हो कि हाँ पेशेंट इतना करेगा सांस लेने की कोशिश, लेकिन इसमें एक बैकअप रेट का मतलब होता है, जैसे तुमने बैकअप रेट में लगा दिया 16, तो पेशेंट अगर कोशिश मान लो नहीं भी कर रहा है कोई उससे, जब मान लो पेशेंट जैसे कोशिश किया, केवल 10 ही बार कोशिश किया सांस लेने की, नहीं किया, और तो 10 तो नॉर्मल लेवल है नहीं रेस्पिरेशन रेट का, तो इसमें एक बैकअप रेट का मतलब ये होता है, जैसे तुमने 16 फिक्स कर दिया, तो वेंटिलेटर क्या करेगा, 16 ब्रीथ को जैसे अगर जैसे 16 ब्रीथ को देखा जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहा हूँ, ये इसका नहीं इसी का है, मान लो जैसे 15 तुमने सेट कर दिया, 15 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। तो 15 ब्रीथ पर मिनट को देने के लिए पहले वेंटिलेशन क्या करेगा, असेस करेगा पेशेंट सांस लेना चाह रहा है नहीं चाह रहा है। एक होता है रेस्पिरेटरी और एक्सपायरेटरी रेशियो। एक्सपायरेशन सबसे पहले होगा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इसको कहते हैं इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रेशियो। रेशियो का मतलब होता है जितना सांस लेने में कितना टाइम इंस्पायरेशन में लग रहा है और कितना एक्सपायरेशन में लग रहा है, उसे रेशियो बोलते हैं। तो इंस्पायरेशन और इसका रेशियो होता है 1:3। जैसे मान लो अगर तुमको सांस लेने में 1 सेकेंड लगा, तो सांस को निकालने में जो नॉर्मल होता है वो 3 सेकेंड लगना चाहिए। जैसे मान लो सांस तुमने लिया, 1 सेकेंड में सांस लेते हो तो कैसे जल्दी से सांस आती है, फिर निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से 1:3 ये नॉर्मल होता है। तो मान लो जैसे 15 है, तो 15 को जब 1 ये हो गया 3 ये हो गया, तो 4 एक ब्रीथ में 4 सेकेंड लग रहे हैं। अगर एक रेशियो निकाला जाए तो 15 × 4 कर दो, 15 मल्टीप्लाई 4 तो ये 60 आ जाएगा, 60 सेकेंड। तो एक ब्रीथ में कितना हुआ, 4 सेकेंड, लगभग एक रेशियो निकाल के बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो बस ये अब मान लो जैसे इंस्पायरेशन इतना पहले देखा पेशेंट ने, हाँ एक्सपायरेशन पेशेंट ने कर दिया है, हो गया है, उसके बाद में वेंटिलेशन असेस कर रहा है कि हाँ पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है तो ठीक है, उसके साथ में हेल्प करेगा, अगर नहीं ले रहा है तो बैकअप रेट फिक्स है, उससे क्या होगा, जो बैकअप रेट फिक्स है उससे वेंटिलेशन जो है, वेंटिलेटर इंस्पायरेशन इसको प्रोवाइड करा ही देगा। जब इंस्पायरेशन वेंटिलेटर प्रोवाइड करा देगा तो पेशेंट की ब्रीथिंग हो जाएगी। तो ये बैकअप रेट इसका एक
इसका एक ड्रॉबैक भी है बैकअप रेट, और इसका एक हेल्पफुल भी है, एक अच्छा भी है इसके लिए और बुरा भी है। इसका जैसे बैकअप रेट का एक ड्रॉबैक ये है, मान लो जैसे पेशेंट ने सांस लिया, ये समझ में आ गया तो हटा दें। मान लो जैसे पेशेंट ने सांस लिया, मान लो 10 सांस लिया, लेकिन उसने 10 बार ब्रीथिंग ली, लेकिन पूरी पूरी नहीं ली, और वेंटिलेशन उसको काउंट नहीं किया पूरा पूरा। मान लो जैसे हाफ ब्रीथ ले लिया, आधी, जैसे 500 टाइडल वॉल्यूम लेनी चाहिए लगभग एक एडल्ट की, भी वो भी निकालना बता देंगे कैसे टाइडल वॉल्यूम निकालते हैं। तो पेशेंट ने जैसे सांस ले लिया, मान लो 200 ml ले लिया, वेंटिलेशन ने उसको कंसीडर ही नहीं किया, उसमें क्या होगा, वेंटिलेटर फिर बैकअप रेट जितना फिक्स किया है 16 या 15 जो भी सेट किया है उसके हिसाब से बैकअप रेट के हिसाब से वेंटिलेशन जो है उसमें वॉल्यूम देगा। तो उसमें क्या होगा, जब ऑक्सीजन जाती रहेगी तो जब ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नॉर्मल कितना होता है, 35 से 45 mmHg, ये कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड घटेगी तो पीएच बढ़ेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो पीएच घटेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी पेशेंट को, बैकअप रेट भी फिक्स है, पेशेंट भी ले रहा है, तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी तो ये कंडीशन, इससे कॉम्प्लिकेशन आता है रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, पीएच बढ़ेगा, तो उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। ये इसका एक ड्रॉबैक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार बोल सकते हो, ये पूछा जाता है। इसका रेशनल मैंने बता दिया है। ये हो गया एसी। अब अगला है SIMV मोड। SIMV मोड को सिंक्रोनाइड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। सिंक्रोनाइड मतलब पहले उसको सिंक्रोनाइड करेगा, उसके बाद में इंटरमिटेंट मतलब बिटवीन, मैंडेटरी मतलब जरूरी है, और वेंटिलेशन। जैसे मान लो इसमें पहले समझ लो, इसे वीनिंग ऑफ मोड, इसमें जो लिखा है वीनिंग मोड या फिर वीनिंग ऑफ मोड भी बोलते हैं। वीनिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज से उसको हटाना या खत्म करना, तो उसे बोलते हैं वीनिंग मोड। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उसका भी वीनिंग एक पीरियड होता है, वीनिंग पीरियड 6 मंथ, या 6 मंथ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग खत्म करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इसमें जैसे था, इसमें वैसा कुछ नहीं था। ये सबसे, मान लो इसमें पूरा कंट्रोल वेंटिलेशन का है, इसमें थोड़ा सा पेशेंट भी सांस लेने की कोशिश करेगा, इसमें पेशेंट सांस लेने की काफी हद तक कोशिश करने लगेगा, तो ये विनिंग मोड होता है। जब इसमें काफी हद तक पेशेंट सांस लेने लगेगा तो कुछ टाइम इसमें रखने के बाद उसको वेंटिलेशन हटा के देखेंगे, नॉर्मल ऑक्सीजन पे रख के देखेंगे, नेजल कैनुला या फिर रेस्पिरेटरी मास्क पे रखेंगे, तो वेंटिलेशन का वीनिंग मोड इसे बोलते हैं, SIMV मोड को। इसका फुल फॉर्म हो गया, इसमें क्या करता है, क्लाइंट रेस्पिरेशन बट स्किप बिटवीन सम ब्रीथ। मान लो जैसे रेस्पिरेशन रेट हम अभी के लिए मान रहे हैं, मान लो जैसे मान लिया तुमने 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 15, मान लो जैसे तुमने रेस्पिरेशन रेट, मैंने इसमें जितने लिखे हैं ये तो पेशेंट ले रहा है, लेकिन इसके बीच में जितना तुमने रेस्पिरेशन रेट इसमें फिक्स किया है वेंटिलेशन में, वो तो कंप्लीट है नहीं। देखो 5 नंबर का एब्सेंट है, 11 का एब्सेंट है, 14 एब्सेंट है। तो इसमें SIMV मोड में क्या होगा, जो पेशेंट सांस ले रहा है, जैसे सांस ले रहा है तो उसमें हेल्प भी करेगा, जैसे ये सांस पूरी नहीं ले पा रहा है 1 नंबर की 2 नंबर की, इनमें तो हेल्प भी करेगा। जैसे मान लो जैसे टाइडल वॉल्यूम 500 चाहिए, पेशेंट 400 ही ले पाया, तो वेंटिलेशन क्या करेगा, और 100 ml वेंटिलेशन दे देगा, तो 500 हो गई। और इसमें क्या होगा, स्किप भी अगर पेशेंट ने किया है तो जब स्किप करेगा तो पूरी, जैसे 500 टाइडल वॉल्यूम है तो पूरी 500 दे देगा। तो यहाँ पे 5, फिर 11 14 ये वेंटिलेशन प्रोवाइड करा देगा। तो यही है, मतलब इंटरमिटेंट है, मैंडेटरी है जरूरी, और इंटरमिटेंट, तो ये SIMV मोड होता है। अब इसमें देखेंगे, अब याद रखो विनिंग मोड इसे कहते हैं, ड्रॉबैक इसका रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस होता है, और इसका CMV मोड, अगर पेशेंट को भी लगा दो तो पेशेंट जिंदा दिखेगा, क्योंकि इसमें ऑल ओवर कंट्रोल जो होता है वेंटिलेशन का होता है। और ये सबसे खतरनाक भी बोल सकते हो। खतरनाक का मतलब इसमें ऑब्जर्वेशन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो ऑब्जर्वेशन वेंटिलेशन में सब में करना होता है। और ये जो मोड्स पढ़ते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव प्रेशर के अधिकतर मोड्स पढ़ते हैं, पॉजिटिव प्रेशर के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें वेंटिलेशन में कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं, और कैसे क्या सेट करते हैं, और कितना रेस्पिरेशन रेट होगा, कितना पीक प्रेशर होगा, कितना पीप होगा, और क्या क्या इसमें फिक्स करते हैं, वॉल्यूम क्या है और प्रेशर क्या है, ये सब देखेंगे। तो एक टाइडल वॉल्यूम होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है नॉर्मल, जैसे मान लो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, जैसे मैं नॉर्मल क्या बोल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, जैसे बॉडी साफ कर रहा, तो इसमें क्या है, बॉडी को कोई बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल। तो इसमें जितनी रेस्पिरेशन में सांस लूंगा और जितनी सांस छोड़ूंगा वो होता है टाइडल वॉल्यूम। जैसे आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी है,
उस समय जितनी सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं नॉर्मल बॉडी फंक्शन में, वो होता है टाइडल वॉल्यूम। इसे नॉर्मल मानते हैं, 500 ml मान के चलते हैं। कैसे निकालते हैं इसका फार्मूला भी आज बताएंगे। इसमें वेंटिलेशन में देखते हैं सबसे पहले एक होता है पीक, इसको कहीं कहीं पी पीक भी पढ़ते हैं। एक होता है PIP, एक होता है PEE। सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझना तो आएगा समझ। रेस्पायरेशन रेट शॉर्ट में समझ लेना। SpO2 पता ही है, सेचुरेशन ऑफ कहीं कहीं पेरिफेरल या फिर सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ही पढ़ते हैं इसको, सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। एक होता है FiO2। अभी इतना देखते हैं पी पीक का मतलब क्या होता है। पी पीक का मतलब होता है, जैसे मान लो पीक मतलब सबसे पीक पे है, हाईएस्ट। तो पी पीक मतलब पॉजिटिव जो प्रेशर होगा वो पी पीक कितना जा सकता है, जितने फ्लो से मैक्सिमम में कितने प्रेशर से ऑक्सीजन को पेशेंट को दिया जा सकता है वेंटिलेशन से, वो होता है मैक्सिमम जो होगा वो होगा पी पीक। इसे बोलते हैं लेस देन 35 CmH2O, इसको CmH2O में लिखते हैं। फिर एक होता है PIP। PIP का मतलब होता है पॉजिटिव इंस्पायरेटरी प्रेशर। मतलब पॉजिटिव है, मतलब कोई चीज पुश की जा रही है। फिर अगर जैसे वेंटिलेशन है तो जो वेंटिलेशन सांस दे रहा है तो पॉजिटिव प्रेशर में आएगा, जैसे सक्शन है वो निकालते हैं तो वो निगेटिव प्रेशर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। फुल फॉर्म लिखेंगे, लिख देगा, अच्छा चलो लिख रहे हैं। पॉजिटिव इंस्पायरेटरी प्रेशर, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। और इंस्पायरेटरी मतलब जब सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन मतलब जब सांस ले रहे हो उस समय जितना प्रेशर लगेगा वेंटिलेशन से वो होता है PIP। ये जो पी और PIP और पीक में कोई डिफरेंस नहीं है, वो मैक्सिमम लिखा है इसमें, ऑन एन एवरेज लिखोगे जितना चल रहा है वो होगा पीक, और मैक्सिमम जितना तुम उसमें फिक्स कियोगे कि हाँ इतने ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वो होता है पीक। तो ये नॉर्मल 20 से 30 के बीच में होता है, 20 से 30, 20 to 30 CmH2O। अब जैसे तुम लोग को समझ आ रहा होगा कि ये इसमें वेंटिलेशन ये 20 से 30 हमने लिख दिया, तो इतना एवरेज में क्यों लिखा है। तो 20 से 30 मतलब जैसे मान लो बॉडी में जैसे जैसे मान लो जुकाम हुआ है किसी को बहुत ज्यादा, अस्थमा मान लो, COPD मान लो। COPD में क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे में। तो जब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, जो एयरवे होगा वो नैरो होगा। जब एयरवे नैरो होगा तो उसमें क्या होगा, प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा तभी ऑक्सीजन सही से पास होगी। तो इसमें प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा देंगे। कुछ कंडीशन ऐसी होंगी, जैसे एक होता है ब्रोंकिएक्टाइसिस, उसमें क्या होता है, ब्रोंकाइट डायलेट हो जाती है। तो सब में अलग अलग डिमांड पे, अलग अलग डिजीज कंडीशन के हिसाब से ये पीक प्रेशर सेट करते हैं। और एक चीज याद रखना, वेंटिलेशन में या तो वॉल्यूम फिक्स कर लो या तो फिर प्रेशर फिक्स कर लो। या तो आप PIP या फिर पीक फिक्स कर सकते हो, ये दो में मान लो पी फिक्स कर लिया, जैसे आपने पी पीक मान लो फिक्स कर दिया, अधिकतर पीक ही फिक्स करते हैं, इसको कितना फिक्स करना चाह रहे हैं। या फिर टाइडल वॉल्यूम फिक्स कर लो। दोनों चीज तुम फिक्स नहीं कर सकते, एक तुम डिसाइड करोगे, ये मतलब मेडिकल स्टाफ, और एक डिसाइड करेगा वेंटिलेटर खुद से। तो इसमें मान लो जैसे, चलो लिखते हैं पहले, इसमें लिखेंगे टाइडल वॉल्यूम भी एक चीज छोटी थी। टाइडल वॉल्यूम बता दिया क्या होती है, इसको लगभग 500 मान के चलते हैं, 500 ml। और कैसे निकालते हैं वो बता देंगे। FiO2 का मतलब होता है फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड PIRED इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, ये होता है FiO2 का फुल फॉर्म। SpO2 सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। अब इसमें तुमने सोचा कहीं कहीं तुमको और भी मिल सकता है। पेरिफेरल इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब भी पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, SpO2 किससे मेजर करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से। पल्स ऑक्सीमीटर जब भी देखोगे तो पेरिफेरे में है, तो हाथ की उंगलियों में लगाएंगे तो पैर की उंगलियों में, किसी के यहाँ चेस्ट में या फिर स्टमक में लगा नहीं देखोगे। इसलिए इसको सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन लिखते हैं। पीक का मतलब होता है पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी
प्रेशर। तो ये पीप मैंने बता दिया, पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर मतलब सांस लेते समय जितना प्रेशर होगा वो वेंटिलेशन के थ्रू वो होगा पीप। और पीप का मतलब है पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, मतलब क्या है, पॉजिटिव है मतलब वेंटिलेशन प्रेशर लगाएगा, इंड मतलब जब एक्सपायरेशन खत्म हो रहा है, जैसे मान लो सांस मैंने छोड़ दिया, अब इतना जितना इतने समय मेरे एल्वेलाई में या फिर लंग्स में जितना प्रेशर है वो होता है पीक, मतलब पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। एक्सपायरेशन के खत्म होने के बाद जितना प्रेशर लंग्स के अंदर होता है उसे बोलते हैं पीक। वो क्यों होता है, ये एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, प्रिवेंट एटलेक्टेसिस। एटलेक्टेसिस को एल्वेलाई कोलैप्स, जब लंग्स कोलैप्स होता है उसे ही एटलेक्टेसिस बोलते हैं। तो मैंने वो ना लिख के एटलेक्टेसिस लिखा है, जिसको नहीं समझ आ रहा है एटलेक्टेसिस वो लंग्स कोलैप्स लिख ले। लंग्स कोलैप्स से बचाता है, ये पीप होता है। रेस्पायरेशन रेट सबको पता है, जितनी बार सांस लेते हो उसे रेस्पायरेशन रेट बोलते हैं। ये 12 से 20 लिखेंगे, अगर तुम लोग की इच्छा है तो 16 से 20 लिख लो। यहाँ पे बीट नहीं होगा, ब्रीथ होता है, ब्रीथ पर मिनट, मतलब 1 मिनट में जितनी बार सांस ले रहे हो वो। SpO2 सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे जो पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं उसकी रीडिंग। तो ये एडल्ट में जो होती है नॉर्मल, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल की बात करेंगे तो एडल्ट में लिखते हैं 95 to 100%, और बच्चों में 90 to 100%। अगर पूछे COPD पेशेंट में तो 88 to 92। ये सब है, ये COPD का है, ये चाइल्ड का है, ये एडल्ट का है, ये याद रखना। फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, इसका मतलब है ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज तुम इनहेल कर रहे हो उसे बोलते हैं FiO2। जैसे नॉर्मल इन्वायरमेंट में कितनी ऑक्सीजन होती है 21%, तुम 21 ले रहे हो, तो नॉर्मल अगर पूछा जाए नॉर्मल बॉडी जो है, जैसे कोई आदमी जा रहा है उसका FiO2 बताओ तो 21 बोलोगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में तुम्हारी कितनी है 21। अगर इन्वायरमेंट 100% गैस है सबसे पहले 78%, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जो और जितनी अदर गैसेस लिख सकते हो 1% में। 21% अगर मुझे नॉर्मल होता है, और वेंटिलेशन से तुम टिल 100 तक दे सकते हो, टिल 100% O2। बाकी अगर इन्वायरमेंट में देखोगे, इन्वायरमेंट में भी अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए कि मान लो एक पेशेंट है अपने रूम में बैठा हुआ है, उसका FiO2 बताओ, तो 21% वो ऑक्सीजन का लिखते हैं। अब टाइटल वैल्यूम बता दिया था क्या होता है, ये इतनी चीजें होती हैं। अब इसमें एक चीज मैंने लिखा था, ये PIP मतलब पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर 20 से 30, और एक लिखा था टाइटल वॉल्यूम। तो टाइटल वॉल्यूम और इसमें या तो तुम प्रेशर फिक्स कर लो, अगर तुम प्रेशर फिक्स कर लिए तो जो टाइटल वॉल्यूम है इतना प्रेशर मेंटेन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जितनी एयर की जरूरत होगी, वो वेंटिलेशन खुद से डिसाइड करेगा। मान लो जैसे तुमने ये डिसाइड कर दिया कि हाँ हमको 25 प्रेशर चाहिए, इसका 25, तो 25 प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी वो वेंटिलेशन खुद से डिसाइड करेगा। तुम टाइटल वॉल्यूम और जो ये पॉजिटिव इंड एक्सपायरेट, ये जो क्या बोलेंगे इसको, PIP जो होता है, इस दोनों को तुम फिक्स नहीं कर सकते हो, एक ही फिक्स करोगे, एक वेंटिलेशन फिक्स करेगा। ये मेन पॉइंट है इसमें। ये इतना हो गया। एक बार देख लें और कुछ बच्चा तो नहीं है। ऐसा कुछ बच्चा तो नहीं है। हाँ, एक भी एक चीज है, वो मैंने जो एक बताया था, अभी फार्मूला बताएंगे कैसे निकालते हैं। अब ये सब इसमें वेंटिलेशन में यही चीजें होती हैं। हाँ, एक चीज और होती है वेंटिलेशन में, एक अलार्म होता है। जब तुमने जैसे प्रेशर फिक्स कर दिया, जब भी तुम्हारी फिक्स की हुई चीजों से पेशेंट को कम ज्यादा होगा उससे, तो उसमें अलार्म बजते हैं। अलार्म सुने होंगे अगर कहीं कभी ड्यूटी लगी है, देखना वेंटिलेशन में अलार्म तभी बजेगा जब कुछ ना कुछ उसमें डिसबैलेंस होगा, जितनी सेटिंग तुमने किया अगर उसमें कुछ कम ज्यादा होगा तो अलार्म उसमें बजते हैं। एक पॉइंट ये था। चलो और कुछ हद तक याद आएगा तो बता देंगे। अब इसमें देखेंगे एक जो टाइटल वॉल्यूम निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है। एक था ओल्ड फार्मूला, अगर कभी ओल्ड फार्मूला से पूछ लिया जाए तो वो बहुत आसान था। ओल्ड फार्मूला में बस इतना था, जितना तुम्हारा वेट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 या 10 से, 8 9 10। अब पूछोगे 8 9 10 क्यों, 8 से 10 क्यों बोला एक वर्ड,
तो 8 से 10 इसलिए है, मान लो जो ओल्ड फार्मूला है इसको याद ना करना, बस 1 मिनट के लिए समझ लो। ओल्ड फार्मूला में था वेट मतलब बॉडी वेट जो जितना है, वेट इंटू 8 या फिर 10, 8 से या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मान लो मेरा वेट 60 है तो 60 को 10 से कर दो, 10 से कर दो कितना आएगा 600, बस 600 टाइडल वॉल्यूम हो गया। पहले ऐसे निकालते थे, लेकिन अब जो एक फार्मूला है वो निकालते हैं पहले आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट का मतलब क्या, आइडियल मतलब होता क्या है, आइडियल का मतलब अगर पता होगा तो आराम से लिख सकते हो। सबसे पहले आइडियल बॉडी वेट निकालोगे, फिर उसके बाद में वो निकाल सकते हो। आइडियल का मतलब क्या होगा, स्पेलिंग कहीं गलत हो तो अपने हिसाब से सही कर लेना। सबसे पहले निकालोगे आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट निकालने का फार्मूला पहले कैप देखे, नहीं तो मार्कर वो सूख जाएगा। नहीं रहा यार, चलो छोड़ो। आइडियल बॉडी वेट निकालने का फार्मूला ये होता है, जितना मान लो आइडियल बॉडी वेट निकालते कहते हैं तो सबसे पहले लिखोगे 50। यहाँ पे तुम अपना वेट नहीं लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे 50। अभी पूछो 50 कहाँ से है, तो ये फार्मूला है। अब ये ना पूछो 50 ये मैन का है, आदमियों का। मेल का लिख लो सीधे सीधे यार। मेल में 50 प्लस 2.3, फिर इन ब्रैकेट हाइट इन इंच -60। जितना आइडियल बॉडी वेट कैसे निकालते हैं, 50 में 2.23 जोड़ दो, उसके बाद में वेट जितना तुम्हारी हाइट है उसको इंच में लिखो और -60 कर दो। ये होता है आइडियल बॉडी वेट फार्मूला। तो अब मान लो जैसे मैं अपना निकालता हूँ पहले, तो अब पहले एक चीज याद रखो, इंच, सेंटीमीटर, फुट और मीटर ये सब होता क्या है। तो जो 1 सेंटीमीटर होता है, ऐसे याद रखो, अच्छा, जो 1 इंच होगा, INCH, 1 इंच बराबर होता है 2.53 सेंटीमीटर। सीधे सीधे याद रखो, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 53 याद करने की जरूरत नहीं, 2.5 सेंटीमीटर सीधे सीधे याद रख सकते हो मेजर में। फिर एक होता है 1 फीट। जैसे कोई कहता है ना मेरी 5 फीट हाइट है, तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ठीक। और 1 मीटर में, अगर ये नहीं समझोगे तो जिसको ये आता है ठीक है स्किप करो, वो देखो, बाकी जिसको ये नहीं समझ आएगा तो वो नहीं कर पाओगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये इतनी चीज़ें याद कर लो, अगर ये इतनी याद हो गई तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेन तो यही 3 होती है, इंच, सेंटीमीटर, मीटर, यही मेनली है। और अगर तब तक आएगा कुछ तो फिर और बताएंगे। आइडियल बॉडी वेट अंदर मैं अपना निकाल के दिखाता हूँ, फिर एक फीमेल का फार्मूला अलग होगा। जैसे मेल का मैंने लिख दिया है 50, तो बस यहाँ 50 की जगह पे यहाँ पे तुमको 44 करना है। 44 प्लस 2.3 हाइट इन इंचेज -60, ये होता है फीमेल के लिए, ठीक। तो ये है फीमेल के लिए, 45 प्लस 2.3 प्लस हाइट इन इंच -60। तो मैं यहाँ पे इसी फार्मूले में अपनी हाइट लिखे दे रहा हूँ। मेरी हाइट है 67 इंच, ठीक। और 67 इंच निकालो कैसे, अब मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो 1 फीट में मैंने क्या लिखा है 12 इंच। तो 12 इंच मतलब 12 पंचे 60, 5 हो गया और 7 इंच हो गया अलग से। 67 कैसे आया, तो 5 फुट 7 इंच थी, 1 फीट में 12 इंच, मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा। तो 67 में वो 60 को घटाना है, और ये पहले ये जोड़ोगे। तो सबसे पहले ये 50 है तुम्हारा, प्लस 2.3, फिर हाइट कितनी लिखी है मैंने, ये 67, इधर ऐसे ब्रैकेट लगा लो, 67 - 60, ठीक। तो 67 में 60 घटाओगे 50, ये ऐसे तुम लिख लोगे, ठीक। 67 में 60 घटाओगे कितना आएगा, ये 6 से 6 कितना आ जाएगा, 7 बचेगा, तो ये 7 आया। फिर ये 2.3 था, इसको इसमें गुणा कर दो, जितना इसमें इसके घटाने से आएगा इसको इसमें गुणा कर दो, इसको इसमें गुणा कर दो, जितना आए फिर इसमें जोड़ दो 50 में, ये होता है। तो 7 को 2.3 से गुणा करना है, जिसको नहीं आता ये वाला गुणा भी कर सकते हो आसानी से। तो ये आएगा 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, तो ये आएगा
7 रुपये 21, 7 दूनी 14, 16.1 आ जाएगा। तो 16.1 इसमें ऐड कर दो, कितना होगा 50 और 16 ऐसे जोड़ लो, ठीक 16.1 कर लो यार, 50 16 66, ऐसे ऐसे आसान नहीं बता सकते हैं। ये आप तुम्हारा है आइडल बॉडी वेट, मतलब मेरी बॉडी वेट के हिसाब से आइडल वेट इतना होना चाहिए, ये आया आइडियल बॉडी वेट। फिर ये जितना आइडल बॉडी वेट निकलता है इसको, जैसे वहाँ पे था 8 से 10 से गुणा करो, ओल्ड फार्मूला में यहाँ पे है 6 या फिर 8 से गुणा करो। अब 66 को 6 से 8 से गुणा करो, ये अकॉर्डिंग डिजीज कंडीशन होता है। मैं यहाँ पे आपको 6 से करके दिखाता हूँ, 66 इंटू 6, ये वाले गुणे सबको लगभग आते होंगे, तो ये खुद से कर लेना। मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 6 6 36, 36 छत्तर 18, यह आएगा। जिसको नहीं आता फ़ोन से कर लो, आराम से कैलकुलेटर से कर सकते हो। ये आ जाएगा 6 6 36 360, 6 6 36 36 360 396, ये 396 आ जाएगा, 396 ml। तो ये मेरी टाइडल वॉल्यूम हुई 396 ml, मतलब 400 ml, 0.1 भी था, मैंने इसको ऐड नहीं किया है। तो ये मान लो 400 ml मेरी टाइडल वॉल्यूम निकल के यहाँ पे आई है, तो 400 वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम फिक्स करेंगे। फीमेल का एक क्वेश्चन देख लेंगे, 45 प्लस 2.3 हाइट इन इंच। मान लो फीमेल की हाइट थोड़ा कम होती है, तो वहाँ 60 लिखा था, यहाँ पे वहाँ पर अपनी 67 लिखा था, यहाँ पे 5 फीट होती हैं लड़कियाँ, तो कितना लिख दें, चलो 60 ही लिख दे रहे हैं, ठीक। तो इसको काट दोगे खत्म, 60 के 60 तो 0 हो गया बराबर। अब इसको जोड़ दो, 45 में 2.3 जोड़ दो, 45 2 47.3, कितना हुआ 47.3। अब 47.3 को, ये हाइट मैंने यहाँ पे 5 फीट ली है, मतलब 60 इंच, ये हाइट लिखी है मैंने HEIGHT, ठीक। ये हाइट है जो यहाँ पे लिखा है, फार्मूला बस इतना जितना ब्लैक से लिखा है, ये यहाँ पे हाइट लिखा जाएगा। तो 47 को फिर 6 से या 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक बार इसको सही से देख लो, तब तक मैं अपने नोट्स देख लूँ, कुछ और छूटा हो तो बता दूँ। आइडल बॉडी वेट निकालना सीख लो, इसी से टाइडल वॉल्यूम निकाली जाती है। टाइडल वॉल्यूम बता दिया था होता क्या है। सब तो लगभग खत्म है यार। हाँ, एक चीज और छोटा सा देख लो, वेंटिलेशन में 3 फ्लो चार्ट बने होते हैं, कभी देखना रिदम ऐसे ऐसे जैसे ECG चलती है, बस वैसे ही रिदम चलती रहती है वेंटिलेटर में। ये जरूर लिख लेना जो इधर हाइट का लिखा था, बिना इसके नहीं निकाल पाओगे। तो 3 फ्लो चार्ट बने होते हैं, पहला होता है प्रेशर का, दूसरा फ्लो का, तीसरा वॉल्यूम का। प्रेशर, फ्लो, वॉल्यूम, ये 3 चार्ट जो वेंटिलेटर में चलते हैं, यही तीनों होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है, तो इसी बेस पे होते हैं, सबसे ऊपर प्रेशर का, फिर फ्लो का, फिर वॉल्यूम का, और इससे बाहर तो नहीं जाएगा। मेनली यही 3 पूछेंगे। तो फ्लो चार्ट जैसे ECG चलती है, अब जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ, आर्ट सही है नहीं तो समझ लेना। अब ये वाला थोड़ा सा ऐसे, जिसको देखना मैं इमेज ऐड कर दूंगा उसमें देख लेना, बना तो पाएंगे नहीं सही से। ये ऐसे तीनों चलते हैं, फ्लो 3 ये होते हैं। सब तो खत्म है। अब समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ना आया हो तो कोई बात नहीं। और जिसे लगता हो सब आ रहा है, उसके बाद में एक वीडियो और है, उसमें MCQ है, 50 MCQ है रिलेटेड टू वेंटिलेटर। जिसको समझ में अच्छा से आया हो ना आया हो, एक बार वो MCQ जाके देखो, समझ में आ जाएगा कितना % समझ में आया है या नहीं आया है। MCQ 50 है इसी से रिलेटेड, उसे फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।